दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो मलयालम सिनेमा की एक ऐसी जबरदस्त मूवी है जिसके अंदर एक भी लूप होल नहीं है। जिस तरह मैं दृश्यम और महाराजा मूवी को एक कंप्लीट मूवी मानता हूँ, ठीक वैसी ही है ये मूवी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये एक्सप्लेनेशन। मूवी में काफी सारी डिटेल्स हैं, इसलिए अगर आप चाहें तो इसे 1.5x की स्पीड पर भी देख सकते हैं। और टेंशन ना लीजिएगा, आपको मूवी का नाम स्क्रीन पर दिख जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत सन 1985 में दो टीनेज दोस्तों से होती है। वो आपस में बात करते हुए अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं। इसी बीच एक दोस्त कहता है, तुझे पता है मेरे पिता एक मूवी में काम कर रहे हैं। तो दूसरा दोस्त कहता है, क्यों मजाक कर रहा है? फिर पहला दोस्त कहता है, नहीं यार, मैं सच बोल रहा हूँ। कल रात जब बारिश हो रही थी तो मैंने अपने पिता को कुछ लोगों के साथ एक चटाई में किसी चीज को कवर करके ले जाते हुए देखा था, जिसके बारे में मैंने उनसे सुबह पूछा तो वो कह रहे थे कि वो सब एक मूवी की शूटिंग थी। इस बात पर अब दूसरा दोस्त हंसने लगता है और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये सीन यहाँ पर एंड हो जाता है और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ हम विवेक नाम के एक इंस्पेक्टर को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि हाल ही में एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप के जरिए विवेक ने 1 लाख रुपए जीते थे। और जैसे ही ये खबर लीक हुई तो पूरा मीडिया पुलिस डिपार्टमेंट को क्रिटिसाइज करने लगा और कहने लगा कि अगर पुलिस वाले खुद सट्टा खेलेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। अब इसके चलते पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत प्रेशर में आ जाता है और फिर इंस्पेक्टर विवेक का मल्लपुरम शहर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब विवेक की बात करें तो वो किसी तरह की गैम्बलिंग नहीं करता था, बल्कि वो पिछले आंकड़ों के बेसिस पर आने वाली सिचुएशंस को प्रिडिक्ट करता था, जिससे कि उसका माइंड पुलिसिया कामों के लिए और शार्प हो सके। इसलिए वो ये प्रिडिक्शन गेम पर करता था, जो सही साबित हो गई और वो जीत गया। पर लोगों ने इसे गैम्बलिंग के एंगल से देखा, इसलिए डिपार्टमेंट को उसे ट्रांसफर करना पड़ा। अब हम देखते हैं कि विवेक अपने पिता के साथ रहता है और उसकी गर्लफ्रेंड एक पत्रकार की जॉब करती है। अब इसके कुछ ही दिनों बाद हम राजेंद्रन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसके परिवार में सिर्फ उसका एक बेटा था जो उसकी बिल्कुल नहीं सुनता था। हम देखते हैं कि आज राजेंद्रन एक कार बुक करके सीधा मल्लपुरम के लिए निकल जाता है और रास्ते में काफी ज्यादा शराब भी पी लेता है। इसके बाद मल्लपुरम पहुंचते ही वो अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और खुद अकेला सीधा एक सुनसान जंगली एरिया में चला जाता है। अंदर जाकर राजेंद्रन एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने मोबाइल में फेसबुक लाइव करके खुद को रिकॉर्ड करने लगता है। इसी बीच हम उसके मुंह से खून निकलता हुआ भी देख पाते हैं, जिससे अंदाजा लग जाता है कि शायद उसने अपनी शराब में कुछ मिलाकर रखा था। अब वो लाइव स्ट्रीम के बीच बोलना शुरू करता है और कहता है कि आज से 40 साल पहले मैंने और मेरे कुछ साथियों ने मिलकर एक 18 से 20 साल की निर्दोष लड़की को इसी जगह पर दफनाया था जहां मैं अभी बैठा हूं। उस काम में हम 4 लोग शामिल थे, जिसमें एक मैं था, एक था विंसेंट जो आज एक बहुत बड़ी ज्वेलरी कंपनी का मालिक है, और तीसरा था फ्रांसिस। अब हैरानी की बात ये थी कि राजेंद्रन यहाँ उस चौथे आदमी का नाम नहीं लेता और कहता है कि मुझे लगा था कि कभी न कभी किसी को इस बारे में पता चल जाएगा, लेकिन आज तक ये बात किसी को नहीं पता चली। लेकिन इसी दौरान हर रोज मुझे उस मासूम लड़की का चेहरा याद आता रहा, जिसके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था कि वो कौन थी और कहां से आई थी। इसलिए आज मैं अपना जुर्म कबूल करते हुए सभी से माफी मांगता हूँ और इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर राजेंद्र खुद को गोली मारकर खत्म कर लेता है और उस गोली की आवाज सुनकर गाड़ी के पास खड़ा ड्राइवर फौरन भागकर वहां पहुंचता है। अब ड्राइवर इसके बारे में पुलिस को बताता है और लाइव स्ट्रीम होने की वजह से ये बात पूरे शहर में भी फैल जाती है। अब चूंकि विवेक का थाना इसी जगह के पास में था, इसलिए सबसे पहले इंस्पेक्टर विवेक ही वहां पहुंचता है और उसके बाद धीरे धीरे बाकी ऑफिसर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और मीडिया भी एकदम से वहां पहुंच जाती है। अब राजेंद्रन ने सबूत के तौर पर सिर्फ वही लाइव स्ट्रीमिंग की थी, इसलिए उसकी बात को वेरीफाई करने के लिए पुलिस उस जगह की खुदाई करना शुरू करती है। लेकिन काफी देर तक उन्हें कुछ नहीं मिलता और फिर बारिश भी शुरू हो जाती है। पर तभी विवेक को मिट्टी में एक डिकम्पोज्ड कपड़ा मिलता है, जिसके बाद वो खुद उस खुदाई में शामिल हो जाता है और देखते ही देखते वो एक कंकाल को ढूंढ ही लेता है, जिसके पैर में पायल होती है और उससे ये साबित हो जाता है कि ये एक लड़की का ही स्केलेटन है और राजेंद्रन ने मरने से पहले सच बोला था। फिर इस स्केलेटन को फॉरेंसिक वालों के पास भेजा जाता है, जो जांच करके ये कंफर्म कर देते हैं कि ये कंकाल किसी 18 से 20 साल की लड़की का ही है। यानी अब पुलिस को ये पता करना है कि ये कंकाल आखिर किस लड़की का है और साथ ही उन्हें अब विंसेंट और फ्रांसिस के साथ उस चौथे आदमी को ही ढूंढना है।
अब पुलिस इसके लिए एक टीम बनाती है और इस केस को ऑफिशियली विवेक को हैंडओवर कर देती है, क्योंकि खुदाई के दौरान उसी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस स्केलेटन को ढूंढा था। अब विवेक फौरन अपने काम पर लग जाता है। वो अपने साथी से उन सभी 18 से 20 साल की लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट्स मांगता है जो 1985 के दौरान गायब हुई थी और जिनकी FIR दर्ज की गई थी। उन सभी लड़कियों की लिस्ट बनाकर विवेक अपने साथियों के साथ एक एक करके पर्सनली उन सभी के घर जाते हैं और उनके घर वालों को वो पायल दिखाकर पूछताछ करने लगते हैं। पर हैरानी की बात ये होती है कि कोई भी उस पायल को पहचान नहीं पाता। लेकिन अभी एक फैमिली के पास जाना बाकी था, जहां विवेक को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं होती। अब वो बूढ़ा आदमी विवेक से कहता है कि सर, ये मेरी बेटी की ही पायल है। और ये सुनकर विवेक को राहत मिलती है कि हमने आखिरकार उस लड़की के घर वालों को ढूंढ ही लिया। लेकिन फिर भी वो कंफर्म होने के लिए उस बूढ़े आदमी का DNA उस स्केलेटन से मैच करवाता है, जिससे साबित होता है कि वो आदमी असल में झूठ बोल रहा था। वो पायल उसकी बेटी की नहीं थी। इस तरह विवेक फिर से शुरुआती सवाल पर पहुंच जाता है कि आखिर वो लड़की कौन होगी और उसके घर वाले कहाँ होंगे। फिर इसी बीच एक सब इंस्पेक्टर उससे कहता है कि सर, हम सिर्फ 1985 के मिसिंग केसेस को ही स्टडी कर रहे हैं, जबकि हमें एक बार 1985 में किए गए उन सभी FIR को भी चेक करना चाहिए जिसमें किसी 18 से 20 साल की लड़की के होने का जिक्र हो। शायद हमें वहाँ से कुछ पता चल जाए। तो ये सुनकर विवेक कहता है कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सकें। फिर दूसरी तरफ विवेक विंसेंट को पुलिस स्टेशन में बुलाकर उससे पूछताछ करता है। ये वही ज्वेलरी व्यापारी होता है जिसका जिक्र राजेंद्रन ने अपनी वीडियो में किया था। अब विंसेंट की बात करें तो उसका बचपन कुछ खास नहीं था। वो शुरू में अपनी माँ के साथ अकेला रहता था और उसके पापा ने उन दोनों को छोड़ दिया था। पर विंसेंट को पढ़ाई का बहुत शौक था, इसलिए इस चीज को देखते हुए वहाँ के एक बिशप ने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाना शुरू कर दिया था। अब प्रेजेंट में विवेक उससे कहता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि 1985 में आप एक बिशप के साथ इसी मल्लपुरम में रहते थे और उस वक्त आप जिस जगह पर रहते थे वो जगह उस जगह से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है जहां हमें उस लड़की का कंकाल मिला है और राजेंद्रन ने खुद को वहां पर मारा है। अब ये सुनकर विंसेंट कहता है कि वो बिशप मेरे पिता के समान थे, उन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया और जब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई तो मैं उनकी सेवा करने के लिए उनके मरने तक साथ रहा। और रही बात इस राजेंद्रन की, तो मुझे सच में नहीं पता कि ये आदमी कौन है और मरने से पहले मेरा नाम क्यों ले रहा था। इसके बाद विंसेंट का वकील कहता है कि आप मेरे क्लाइंट पर बेवजह आरोप मत लगाइए, ऐसे किसी के नाम लेने से कोई दोषी नहीं हो जाता। जब आपको कोई सबूत मिले तब बात कीजिएगा। ये कहकर विंसेंट और उसका वकील वहाँ से चल देते हैं और बाहर आकर मीडिया से भी यही कहते हैं कि पुलिस बेवजह मुझसे पूछताछ कर रही है, मैं उस आदमी को नहीं जानता। अब अगले दिन हम देखते हैं कि विवेक को 1985 में की गई एक FIR के जरिए एक फ्रॉड लड़की का केस मिल जाता है और वो देखता है कि चंद्रप्पन नाम के एक आदमी ने उस वक्त एक लड़की के खिलाफ केस किया था जो एक फ्रॉड करके वहाँ से गायब हो गई थी। अब विवेक FIR में एड्रेस देखकर फौरन चंद्रप्पन के पास जाता है, लेकिन अभी वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर थोड़ा पूछताछ के बाद उसे पता चलता है कि चंद्रप्पन अब एक शराबी बन चुका है और वो अब कहीं और ही रहता है। तो वो लोगों से उस जगह का एड्रेस लेकर चंद्रप्पन के पास पहुंच ही जाता है, लेकिन जाने से पहले वो रास्ते में से एक शराब की बोतल खरीद लेता है ताकि उसके जरिए वो चंद्रप्पन से सारी जानकारियां हासिल कर सके। अब चंद्रप्पन दारू पीते पीते इन लोगों को बताता है कि 1985 में वो एक प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम करता था और वो फिल्म शूटिंग के दौरान जूनियर आर्टिस्ट भी प्रोवाइड करता था। अब विवेक उससे पूछता है कि मुझे बस इतना जानना है कि तुमने 1985 में एक लड़की के खिलाफ फ्रॉड का केस किया था, तो वो क्यों किया था और वो लड़की असल में कौन थी। तो चंद्रप्पन कहता है कि सर, 1985 में मेगा स्टार ममूटी एक बड़ी मूवी में काम कर रहे थे, तो उसी मूवी के गाने की शूटिंग के दौरान मैं जूनियर आर्टिस्ट प्रोवाइड कर रहा था और उन बहुत सारे आर्टिस्ट में से वो लड़की भी एक थी। अब हालांकि मैं नए आर्टिस्ट को एडवांस नहीं देता था, लेकिन मैंने उसे इसीलिए दे दिया क्योंकि उसे ममूटी से मिलना था और वो उनकी बहुत बड़ी फैन थी, तो मुझे लगा कि ये पैसा लेकर नहीं भागेगी। लेकिन फिर अचानक से वो बिना बताए आधी शूटिंग के बाद ही कहीं चली गई, जिसके चलते मुझे डायरेक्टर से बहुत डांट सुननी पड़ी और मेरे पैसे भी मारे गए।
यही वजह थी कि मैंने वो फ्रॉड का केस किया, पर मैं नहीं जानता कि वो लड़की कौन थी। अब विवेक पूछता है कि क्या तुम्हारे पास उस लड़की की कोई फोटो है? तो चंद्रप्पन कहता है कि सर फोटो की क्या जरूरत है, और ऐसा कहकर वो उस मूवी का एक सॉन्ग प्ले करता है और उसको दिखाते हुए विवेक से कहता है कि सर, इस गाने में आपको जो ये लड़की दिख रही है ना, ये वही लड़की है और इसका नाम है रेखा। वो इसी गाने की शूटिंग के दौरान गायब हो गई थी, लेकिन उसके जाने से पहले गाने का कुछ हिस्सा शूट हो गया था, इसलिए आप उसको शुरू में देख सकते हैं। तो इस तरह विवेक को उस लड़की का नाम और चेहरा तो मिल जाता है, लेकिन अभी भी उसे ये श्योर नहीं होता कि ये लड़की वही है जिसका कंकाल उन्हें मिला है, या फिर ये महज कोई एक रैंडम लड़की है। खैर, अब वो एक स्केच आर्टिस्ट की मदद से उस गाने के जरिए उस रेखा नाम की लड़की का स्केच बनवाता है, और फिर वो उस वीडियो में बाकी जो भी साइड आर्टिस्ट थे उन सभी के बारे में पता लगाने लगता है, और इसी बीच उनमें से एक आर्टिस्ट के साथ उसका कांटेक्ट भी हो जाता है। इसके बाद विवेक फौरन उससे मिलने जाता है और रेखा के बारे में पूछता है। यहाँ वो आर्टिस्ट उसे बताती है कि सर, मैं रेखा को पर्सनली नहीं जानती थी, मैंने भी उसे उसी शूटिंग के दौरान पहली बार देखा था, लेकिन मुझे ये अच्छे से याद है कि इस गाने की शूटिंग के बाद जिस बस में बैठकर हम सभी अपने अपने घर वापस आए थे, असल में रेखा उस बस में चढ़ी ही नहीं थी, यानी वो शूटिंग के बीच में ही वहाँ से चली गई होगी। फिर हम देखते हैं कि विवेक पूरे डिस्ट्रिक्ट में फ्रांसिस की तलाश भी शुरू कर देता है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि राजेंद्रन ने मरने से पहले विंसेंट और फ्रांसिस इन दोनों के ही नाम लिए थे, तो विवेक जांच पड़ताल के बाद अब पर्सनली उन सभी फ्रांसिस नाम के आदमियों से मिलने जाता है, जिनकी उम्र अब करीब 70 के पास थी। अब उनमें से कुछ आदमी तो मर चुके थे और कुछ अस्पताल में थे, पर इसके अलावा जो फ्रांसिस अपने घर पर थे उनमें से कोई भी राजेंद्रन को नहीं जानता था। इसके बाद विवेक सोचता है कि शायद उस वक्त जो फिल्म बनी थी उसके डायरेक्टर को इस बारे में कुछ याद हो, इसलिए वो उससे मिलने चला जाता है। लेकिन अब उसे पता चलता है कि वो डायरेक्टर तो मर चुका है, लेकिन उस फिल्म में काम करने वाला कमल नाम का असिस्टेंट डायरेक्टर आज भी जिंदा है, जो प्रेजेंट में एक नामी गिरामी डायरेक्टर है। तो अब विवेक उसी से मिलने आ जाता है और उसे रेखा की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता है। अब वो फोटो देखकर कमल कहता है कि हाँ, ये वही लड़की है जो उस मूवी में गाने की शूटिंग के दौरान बीचों बीच गायब हो गई थी, लेकिन इससे ज्यादा मुझे इस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि विंसेंट के उस लॉयर को कहीं से रेखा का वो स्केच भी मिल जाता है, जिसे वो विंसेंट को दिखाता है, और इस स्केच को देखने के बाद विंसेंट के होश उड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि विंसेंट का लॉयर अपनी पॉलिटिकल मदद लेकर विंसेंट को इस केस से हटाकर ट्रैफिक ड्यूटी पर लगा देता है और इस केस को एक करप्ट क्राइम ब्रांच की टीम को ट्रांसफर करवा देता है। अब इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि ये वही विंसेंट है जिसके बारे में राजेंद्रन ने बताया था, और वो अब खुद को बचाने के लिए विवेक को रास्ते से हटाना चाहता था, जिस वजह से उसने उसका ट्रांसफर करवा दिया था। दूसरा, विवेक को पता चलता है कि अचानक उस चंद्रप्पन की नाले में गिरने से मौत हो गई है। अब लोगों को लगता है कि शायद ज्यादा नशे में होने की वजह से वो नाले में गिरकर डूब गया होगा, लेकिन विवेक समझ जाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। लेकिन विवेक इससे हार नहीं मानता और वो अभी भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकालकर रेखा के केस पर काम करता रहता है। फिर एक दिन अचानक वही असिस्टेंट डायरेक्टर कमल विवेक को कॉल करके कहता है कि मेरे पास आपके केस में काम आने वाली एक खबर है, तो सोचा आपको बता दूं। वो कहता है कि कल पाला सर नाम का एक रिपोर्टर कल मेरा इंटरव्यू लेने आया था। दरअसल वो पहले प्रिंट मीडिया में काम करता था और अब एक यूट्यूब चैनल चलाता है। फिर मैंने बातों ही बातों में जब उसे वो सॉन्ग दिखाकर रेखा के बारे में पूछा तो वो बोला कि अरे, इस लड़की का फोटो तो मैंने अपनी मैगजीन में छापा था। ये सुनकर अब विवेक फौरन उस रिपोर्टर से मिलने जाता है, तो वो बताता है कि 1985 में पूरी मलयालम इंडस्ट्री में मेरा नाम था। बड़े बड़े सुपरस्टार्स मेरे साथ अच्छे से बात किया करते थे ताकि मैं उनके खिलाफ कोई गलत चीज ना छाप दूं। वो आगे बताता है कि उस बीच एक दिन मैं ममूटी का इंटरव्यू लेने के लिए उनकी एक शूटिंग के बीच पहुंच गया था और मैंने उनसे पूछा था कि पिछले कुछ सालों से आपकी सारी मूवीज फ्लॉप जा रही हैं, तो क्या ये मूवी भी फ्लॉप हो जाएगी? तो मेरा वो सवाल शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा था और वो बीच इंटरव्यू से उठकर चले गए थे। तभी उनके वहाँ से जाते वक्त मेरे कैमरामैन ने एक फोटो लिया था जिसे मैंने मैगजीन में छापा था और उसी फोटो में ये लड़की का चेहरा भी आ गया था। तो इस तरह वो रिपोर्टर विवेक को वो फोटो दिखाता है और यहाँ विवेक नोटिस करता है कि इस फोटो में रेखा के पास एक और औरत भी खड़ी है। तो अगर मैं इस औरत का पता लगा लूं तो शायद मुझे रेखा के बारे में भी पता चल जाएगा। इसलिए अब वो उस फोटो को फौरन उस लेडी को भेज देता है जिससे वो शुरू में मिला था
और जो रेखा की को आर्टिस्ट रही थी। अब वो लेडी उस फोटो को देखकर विवेक को बताती है कि असल में रेखा के बाजू में जो औरत खड़ी है वो कोई आर्टिस्ट नहीं है। अगर वो आर्टिस्ट होती तो मुझे पता होता। तो इसके बाद जब विवेक इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पता करता है तो उसे पता चलता है कि असल में वो मूवी का गाना एक चर्च के अंदर शूट किया गया था और ये बाजू में खड़ी औरत कोई एक्टर नहीं बल्कि सच में एक नन है। अब विवेक फौरन उस नन के पास पहुंच जाता है और उसे वो फोटो दिखाकर रेखा के बारे में पूछता है। यहाँ उस फोटो को देखकर उस नन के होश उड़ जाते हैं, जिससे विवेक समझ जाता है कि इस नन को जरूर कुछ न कुछ पता है। खैर, अब वो उसे रेखा के बारे में बताना शुरू करती है और सीन यहाँ से फ्लैशबैक में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये वही दिन होता है जिस दिन वो गाना शूट होने वाला था और ऊपर से रेखा यहाँ पर बिल्कुल नई थी। तो सबसे पहले वो अपने रोल के मुताबिक कपड़े पहन लेती है और फिर बैठकर खाना खा ही रही होती है कि तभी शूटिंग सेट पर ममोती आ जाता है, जिस वजह से सभी लड़कियां खाने को बीच में छोड़कर ही ममोती की तरफ भागने लगती हैं। अब रेखा भी उसकी बहुत बड़ी फैन थी, इसलिए वो भी उसको देखने जा ही रही होती है कि तभी उसकी ड्रेस एक जगह पर अटककर फट जाती है। फिर ये देखकर रेखा टेंशन में आ जाती है और तुरंत प्रोडक्शन में जो टेलर था उसके पास जाकर उस ड्रेस को सिलने की रिक्वेस्ट करने लगती है। लेकिन असल में टेलर के पास पहले से ही बहुत काम पेंडिंग में पड़ा था, तो वो रेखा को साफ मना कर देता है। जिसके बाद रेखा निराश होकर वहाँ से बस जा ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि सामने एक तार पर बहुत सारे नन के ड्रेसेस सूख रहे होते हैं। इसके बाद वो फौरन जाकर एक नन से रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं कुछ देर के लिए आपकी ये ड्रेस ले सकती हूँ? दरअसल मेरी ये ड्रेस फट गई है और मेरी शूटिंग भी जल्द ही शुरू होने वाली है। तो वो नन कहती है कि ठीक है, पर तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। रेखा कहती है कि हाँ बताइए, मुझे क्या करना होगा? तो नन कहती है कि असल में मुझे एक बार ममोती जी से मिलना है, तो क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकती हो? अब वैसे तो रेखा ये जानती थी कि वो ये कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाएगी, लेकिन अभी उसे वो ड्रेस चाहिए थी, इसलिए वो नन से प्रॉमिस कर देती है कि हाँ, मैं आपको ममोती सर से जरूर मिलवाऊंगी, आप फिक्र मत करो। और इतना कहकर वो उस ड्रेस को लेकर वहाँ से नन के साथ रिहर्सल के लिए चली जाती है। तो दोस्तों, अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि ये नन वही है जो प्रेजेंट में विवेक को ये सभी बातें बता रही है। खैर, थोड़ी देर बाद नन रेखा से मिलने जाती है और उसे टोकती है ताकि रेखा समय निकालकर एक बार उसे ममोती से मिलवा सके। लेकिन इस बार रेखा नन को सच बता देती है कि मैं सिर्फ एक जूनियर आर्टिस्ट हूँ और मैंने आपसे झूठ कहा था, जबकि सच तो ये है कि अगर मैं चाहूँ भी तो ममोती के पास नहीं जा सकती और ना आपको मिलवा सकती हूँ। अब ये सच सुनने के बाद नन गुस्सा नहीं होती, बल्कि उल्टा वो उससे कहती है कि तुझे ममोती से मिलना है ना, तो चल साथ में जाकर उनसे मिलते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। अब ये दोनों इसके बाद ममोती की तरफ जाने लगते हैं और ये वही वक्त होता है जब ममोती गुस्से में उस न्यूज रिपोर्टर के इंटरव्यू को छोड़कर जा रहा होता है और तभी उस रिपोर्टर के कैमरामैन ने एक फोटो क्लिक किया था और ये वही फोटो था जिसे उसने बाद में अपनी मैगजीन में छापा था। यानी रेखा और वो नन ममोती से बात तो नहीं कर पाते, लेकिन उसे इतने पास से देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसी रात को जब ये लोग उस गाने को शूट कर रहे थे तब अचानक से बारिश हो जाती है, जिसके चलते शूटिंग वहीं बंद करना पड़ता है। अब ये देखकर वो नन रेखा से कहती है कि तुम रात को यहीं पर इतने सारे लोगों के साथ कैसे रहोगी? चलो आज तुम हमारे यहाँ रुक जाओ और कल सुबह होते ही वापस शूटिंग पर आ जाना। तो अब रेखा ये बात मानते हुए उस नन के साथ चर्च में रुकने चली जाती है। अब चर्च में और भी कई नन होती हैं जो रेखा का वेलकम करती हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो सबके साथ खाना खाने बैठ जाती है। अब उस रात चर्च की कुक ने मीट बनाया होता है, लेकिन रेखा वो मीट खाने से मना कर देती है और सिर्फ वेज खाना ही खाती है क्योंकि वो एक वेजिटेरियन थी। इसके बाद नन उसे एक कमरा देकर आराम करने के लिए कहती है ताकि वो जल्दी से सोकर सुबह जल्दी उठ सके और शूटिंग पर टाइम से पहुंच सके। और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में नन ने रेखा को चर्च की मदर का ही कमरा दे दिया था क्योंकि मदर किसी काम से आज चर्च से बाहर गई हुई थी। लेकिन अगली सुबह जब वो नन रेखा को जगाने के लिए आती हैं, तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे पता चलता है कि रेखा किसी को बिना बताए वहाँ से चली गई है और साथ में लोगों के डोनेशन से चर्च को जितने भी पैसे मिले थे वो उन्हें भी अपने साथ ले गई है। अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है जहाँ विवेक उस नन से पूछता है कि आपके यहाँ से इतना पैसा चोरी हो गया फिर भी आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? ये सुनकर नन कहती है कि असल में वो अमाउंट लाखों में था और लोग चर्च पर भरोसा करके उस पैसे को डोनेट करते हैं ताकि हम
हम उन पैसों से किसी जरूरतमंद की मदद कर सकें। तो अगर उन लोगों को पता चल जाता कि हमारी लापरवाही की वजह से चर्च में चोरी हो गई, तो वो आगे से पैसे डोनेट करने से कतराते और फिर हम लोगों की मदद नहीं कर पाते। इसलिए हमने पुलिस को सिर्फ अनऑफिशियली रेखा को ढूंढने के लिए कहा था, पर पुलिस वो काम नहीं कर पाई और उसे ढूंढने में नाकाम रही। फिर विवेक कहता है कि उस वक्त आपके साथ इस चर्च में और जो लोग थे, क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकती हैं? तो नन कहती है कि उस वक्त यहाँ पर हम सभी नन के अलावा दो पति पत्नी भी रहते थे जो साफ सफाई का काम करते थे, और साथ में पुष्पम नाम की एक लड़की भी थी जो यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। दरअसल पुष्पम यहाँ के स्ट्रिक्ट रूल्स को ज्यादा दिन झेल नहीं पाई और 3 महीने बाद ही काम छोड़कर चली गई, जिसके बाद धीरे धीरे बाकी सभी नन्स भी यहाँ से अलग अलग चर्च में चली गई। और रही बात वो सफाई करने वाले पति पत्नी की, तो कुछ सालों पहले उनकी भी मौत हो चुकी है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, लेकिन उनका एक बेटा है जो पास के ही गांव में रहता है और मेरे पास उसका एड्रेस भी है, आप चाहो तो उससे मिल सकते हो। ऐसा कहकर वो विवेक को उसका एड्रेस दे देती है। फिर हम देखते हैं कि विवेक के साथ ही सब इंस्पेक्टर को अपनी जांच में ये पता चलता है कि राजेंद्रन के मरने से पहले उसे एक अननोन नंबर से कई बार कॉल्स आए थे। अब वो उस नंबर के ओनर की लोकेशन के बारे में पता करता है, तो उसे इलेंजीथरा नाम के एक गाँव के बारे में पता चलता है। फिर जब वो सब इंस्पेक्टर इस गाँव की डिटेल्स विवेक को देता है, तो विवेक इस गाँव का नाम सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि नन ने उसे जो एड्रेस दिया था वो भी इत्तेफाकन इसी गांव का होता है। यानी विवेक समझ जाता है कि शायद राजेंद्रन को कॉल करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि जो पति पत्नी चर्च में रहा करते थे उनका ही बेटा है। अब विवेक फौरन उसकी लाइव लोकेशन को ट्रैक करके उसके पास पहुंच जाता है, जहां उसके साथ उसका एक दोस्त भी मौजूद होता है। अब विवेक पहले तो उन दोनों की अच्छे से कुटाई करता है और फिर उससे पूछता है कि आखिर तुम राजेंद्रन को कैसे जानते थे और उसे कॉल क्यों कर रहे थे। अब पुलिस के डर से वो आदमी धीरे धीरे कुछ राज उगलने लगता है। वो कहता है कि असल में सन 1985 में मैंने अपने पिता को और 3 लोगों के साथ मिलकर एक लड़की की लाश को कहीं ले जाते हुए देखा था। उस वक्त मैं एक छोटा बच्चा था, इसलिए अगले दिन जब मैंने इसके बारे में अपने पिता से पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि कल रात तुमने जो कुछ भी देखा वो असल में ममूटी की आने वाली नई फिल्म की शूटिंग का हिस्सा था जिसमें हम काम कर रहे थे। फिर मैंने उनकी इस बात पर भरोसा तो कर लिया, लेकिन जब वो मूवी रिलीज हुई तो मैं उसे इस उम्मीद से देखने गया कि उस मूवी में मेरे पापा भी हैं। लेकिन मैंने नोटिस किया कि उस रात मैंने जो देखा था वो वाला सीन तो इस मूवी में था ही नहीं। उसके बाद मैं पापा से जब भी उस टॉपिक के बारे में पूछता तो वो उस टॉपिक को इग्नोर कर देते थे। और फिर बड़े होने के बाद मुझे ये समझ आया कि उस रात आखिर क्या हुआ था। असल में मेरे पापा बहुत गुस्सैल आदमी थे, इसलिए अगर मैं उनसे ऐसे ही पूछता तो वो मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते। इसलिए एक दिन मैंने उन्हें बहुत दारू पिला दी और फिर उस रात के बारे में पूछा और तब जाकर उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उस रात उस काम के लिए उन्हें कुछ पैसे भी मिले थे जो कि अब खत्म हो चुके हैं। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना राजेंद्रन को ब्लैकमेल करके उससे कुछ पैसे निकाले जाएं। और फिर हम दोनों 1-2 बार तो राजेंद्रन से कुछ पैसे निकालने में कामयाब भी हो गए। लेकिन इससे पहले कि हम उससे कुछ और पैसे निकाल पाते उसने अपने आप को ही गोली मार ली। पर उसने मेरे पापा का नाम नहीं लिया था, शायद इसीलिए क्योंकि मेरे पापा पहले से ही मर चुके हैं। तो इस तरह अब विवेक समझ जाता है कि आखिर राजेंद्रन ने सिर्फ विंसेंट और फ्रांसिस का ही नाम क्यों लिया था, इस आदमी का नाम क्यों नहीं लिया। अब विवेक उससे कहता है कि क्या तुम ये सब एसपी सर के सामने बोल पाओगे, तो वो आदमी एसपी के सामने भी ये सब कहने के लिए राजी हो जाता है। दरअसल दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि विवेक को इस केस से हटा दिया गया था, इसलिए वो अभी इन दोनों को एसपी सर के सामने नहीं ले जा सकता था, क्योंकि उससे पहले उसे एसपी सर को मनाना पड़ेगा। फिर तब कहीं जाकर वो इस आदमी की बात सुनेंगे। अब अगले दिन विवेक एसपी को कन्विंस कर लेता है और फिर उन दोनों को लेने वापस उसी गांव में जाता है ताकि दोनों की गवाही को रिकॉर्ड कर सके। लेकिन गांव पहुंचते ही वो देखता है कि किसी ने उन दोनों को जान से मार डाला है, जिसमें से एक को तो मारकर पेड़ से लटका दिया गया है और दूसरे को मारकर नदी के किनारे फेंक दिया गया है। ये सब देखकर अब विवेक का दिमाग घूम जाता है कि आखिर कौन है जिसका दिमाग हमसे भी तेज चल रहा है। जैसे ही हम इस केस को सॉल्व करने के पास आते हैं, वैसे ही वो बीच में रोड़ा लगा देता है और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों के मर्डर्स के पीछे भी कोई और नहीं बल्कि विंसेंट ही है। यानी विंसेंट हमेशा से विवेक के ऊपर नजर रखा हुआ था और उसे जैसे ही पता चला कि ये दोनों उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो उसने इन दोनों को अपने रास्ते से हटा दिया ताकि उसके ऊपर कोई आंच ना आए।
फिर हम देखते हैं कि विवेक घर पर बैठकर उन पुराने फोटोज को देख रहा होता है, जिन फोटोज को उस मूवी की शूटिंग के दौरान रैंडम क्लिक किया गया था। और इन फोटोज में उस वक्त शूटिंग देखने आए कुछ लोग भी होते हैं। और तभी विवेक की नजर एक ऐसे बंदे के ऊपर पड़ती है जिसकी एक आंख खराब थी। और उसे देखते ही विवेक को ये याद आता है कि जब वो अपने डिस्ट्रिक्ट में फ्रांसिस नाम के आदमी की जांच कर रहा था, तो वो एक एक करके सभी की फैमिली के पास गया था। और उसी बीच एक फ्रांसिस के बेटे ने कहा था कि मेरे पापा अभी अस्पताल में हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उस बंदे की भी एक आंख खराब थी, ठीक वैसे ही जैसे फोटो में है। फिर विवेक इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि ये बीमारी जेनेटिक है, यानी एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि फोटो में दिखने वाला शख्स फ्रांसिस ही होगा। तो अगले दिन विवेक फ्रांसिस से मिलने उसके घर पहुंच जाता है और फिर उसे रेखा की फोटो दिखाकर पूछता है कि मुझे पता है कि इस फोटो में ये जो आदमी है वो तुम ही हो, और राजेंद्रन ने जिस फ्रांसिस की बात की थी वो भी तुम ही हो। तो बताओ उस रात क्या हुआ था और रेखा को किसने मारा और क्यों मारा था। अब सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है जब साल था 1985 का। हम देखते हैं कि पढ़ाई खत्म होने के बाद भगत चंद का एक लड़का एक बिशप के साथ रहने आ जाता है और उसके साथ हेल्पर का काम करना शुरू कर देता है। फिर यहाँ एक राज उजागर होता है कि वो भगत चंद कोई और नहीं बल्कि विंसेंट ही है, जो बिशप के साथ रहा करता था। तो ये लोग जहाँ रहते थे वहीं उनके घर की साफ सफाई करने के लिए वहाँ की नन पुष्पम को अपने साथ ले जाती थी। और इसी दौरान विंसेंट की मुलाकात उस पुष्पम से होती रहती थी, जिसके बाद दोनों के बीच प्यार का सिलसिला शुरू हो गया। दरअसल भगत चंद मजबूरी में बिशप के लिए काम कर रहा था। वो बस इसी जुगाड़ में था कि कैसे भी उसके पास पैसे आ जाएं और वो वहाँ से बाहर जाकर अपना खुद का काम शुरू करे। अब होता ये है कि एक दिन विंसेंट अपनी यही बात पुष्पम से शेयर करता है और पुष्पम उससे कहती है कि मैं इस सब में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। दरअसल वो ये जानती थी कि मदर डोनेशन के पैसे कहाँ पर रखती है। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि एक दिन यहाँ से सारा पैसा लेकर दोनों भाग जाएंगे। तो प्लान के हिसाब से भगत चंद सबसे पहले पुष्पम की मदद से मदर की अलमारी की डुप्लीकेट चाबी बनवाता है, जिसके बाद वो सही दिन का इंतजार करने लगते हैं। इसी बीच एक दिन पुष्पम को पता चलता है कि आज मदर किसी काम से बाहर जाने वाली हैं और दूसरा आज ही रात को नन यहाँ पर किसी रेखा नाम की लड़की को लाने वाली है। तो पुष्पम अपना दिमाग चलाती है और एक फुल प्रूफ प्लान बनाती है। अब रात को जब नन रेखा को अपने साथ वहाँ पर ले आती है तो पुष्पम सभी के लिए मीट करी तैयार करके उसमें नींद की दवाई मिला देती है, ताकि जब सब लोग बेहोश हो जाएं तो ये और विंसेंट यानी भगत चंद अपना काम आराम से कर पाएं। लेकिन जैसे कि हमने पहले देखा था कि रेखा मीट करी खाने से मना कर देती है और बाकी सब लोग खा लेते हैं, जिसके चलते रेखा को छोड़कर बाकी सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। इसके बाद जब पुष्पम को अपना प्लान फेल होता नजर आता है तो वो रात को सीधा रेखा के कमरे में जाती है और उसका गला घोंटकर उसे जान से मार देती है। असल में पुष्पम ने रेखा को इसीलिए मारा होता है ताकि ये लोग चोरी करके पैसों को कहीं पर छुपा देंगे, जिसके बाद चोरी का पूरा शक रेखा के ऊपर चला जाएगा और फिर ये मामला ठंडा होने तक ये दोनों यहीं पर रुकेंगे ताकि इनके ऊपर किसी को शक ना हो। और फिर जब समय गुजर जाएगा और मामला ठंडा हो जाएगा तो ये दोनों इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन अब यही आता है इस कहानी का अगला पहलू, जहां फ्रांसिस विवेक को बताता है कि आखिर वो इस सब में कैसे शामिल हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं कि चर्च में विंसेंट और पुष्पम के अलावा जो पति पत्नी सफाई का काम करते थे, तो उसी में से जो पति था वो रेखा की लाश को ठिकाने लगाने के काम में पुष्पम और भगत चंद की मदद करता है, जिसके बदले उसे पैसे मिलने वाले थे। तो अब ये तीनों जैसे ही रेखा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जाने वाले होते हैं, तभी अचानक वहाँ राजेंद्रन और फ्रांसिस पहुँच जाते हैं। दरअसल राजेंद्रन और फ्रांसिस छोटा मोटा काम करते थे और एक चाबी वाला उसका दोस्त था, जिससे बातों ही बातों में उन्हें ये पता चल गया था कि हाल ही में भगत चंद ने एक नकली चाबी बनवाई है। और ये दोनों ये भी देखते हैं कि आज सुबह मदर भी किसी काम से बाहर जा रही हैं। तो इससे इसको अंदाजा हो जाता है कि शायद आज रात ये भगत चंद चर्च में चोरी करने वाला है। यही वजह थी कि उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए राजेंद्रन और फ्रांसिस चर्च पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां जब वो रेखा को मरा हुआ देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अब इस लाश को देखकर वो दोनों डरकर फौरन वहां से भागने लगते हैं। लेकिन भगत चंद उन्हें रोककर कहता है कि अब तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो तुम भी इस मर्डर केस में शामिल हो चुके हो, इसलिए अगर तुमने पुलिस को इसके बारे में कुछ भी बताया तो मैं कहूँगा कि तुम दोनों भी हमारे साथ इस जुर्म में थे
और पैसे ना मिलने की वजह से तुमने पुलिस को सब बता दिया। इसलिए अब मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम चुपचाप इस लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो, जिसके बदले मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा जिससे तुम्हारी जिंदगी ऐश के साथ कटेगी। अब राजेंद्रन और फ्रांसिस के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो इस काम में मदद करने के लिए मान जाते हैं। फिर जब ये लोग जंगल में एक गड्ढा खोदकर रेखा को दफना रहे होते हैं, तभी फ्रांसिस देखता है कि रेखा के पैर हिल रहे हैं, यानी वो उस वक्त जिंदा होती है। ये देखकर राजेंद्रन कहता है कि इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, आखिर इसकी बात पर भरोसा कौन करेगा, और वैसे भी ये डरकर कभी चर्च जाएगी ही नहीं, तो इसे मारना ठीक नहीं। लेकिन ये सुनकर भगत चंद कहता है कि पागल हो गए हो, अगर ये बच गई तो हम नहीं बचेंगे, इसलिए चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और इस तरह वो रेखा की लाश को ठिकाने लगवा देता है। अब सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ फ्रांसिस विवेक से कहता है कि उस दिन के बाद से हम चारों एक दूसरे से कभी नहीं मिले, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब मैंने राजेंद्रन का वीडियो देखा, तब जाकर मुझे ये पता चला कि ये विंसेंट कोई और नहीं बल्कि वही भगत चंद है। खैर, फिलहाल विवेक उससे कहता है कि अब तुम इस शहर को छोड़कर नहीं जाओगे और मेरे लोग तुम पर नजर रखेंगे, इसीलिए अब भागने की कोशिश मत करना। ऐसा कहकर विवेक वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विंसेंट इस वक्त अस्पताल में होता है, क्योंकि उसकी बीवी सीरियस कंडीशन में अस्पताल में एडमिट होती है। तो विवेक अब उसकी बीवी के लिए फूल भेजता है और उस बुके पर नोट लिखा होता है, गेट वेल सून पुष्पम, जिसे देखते ही विंसेंट की बीवी बहुत डर जाती है, क्योंकि असल में वो कोई और नहीं बल्कि पुष्पम ही होती है। लेकिन अभी जिस तरह भगत चंद ने अपना नाम विंसेंट कर लिया था, ठीक वैसे ही पुष्पम का नाम होता है एलिस। खैर, अब एलिस विंसेंट से कहती है कि इससे पहले कि ये बात पूरी दुनिया के सामने आ जाए, तुम्हें उस पुलिस वाले को जान से मारना होगा। जिसके बाद विंसेंट अपने एक आदमी से विवेक को एक्सीडेंट में मरवाने की कोशिश करता है, लेकिन विवेक उस हादसे से बच जाता है। इसी बीच पुलिस विंसेंट के बेटे को उसके मम्मी पापा के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर दूसरी तरफ एलिस यानी पुष्पम को यह पता चल जाता है कि वो पुलिस वाला असल में जिंदा बच गया है। तो एलिस अब डरते हुए विंसेंट से कहती है कि क्या पुलिस मुझे इस हालत में यहाँ से ले जाएगी और मुझे जेल में रखेगी? प्लीज भगत, प्लीज मुझे बचा लो। तो विंसेंट कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं ले जा सकता। और ऐसा कहते हुए वो खुद अपनी पत्नी को इस सब से बचाने के लिए उसका गला घोंटकर उसे मार देता है, ठीक वैसे ही जैसे पुष्पम यानी एलिस ने रेखा को मारा था। फिर आगे हम देखते हैं कि पुलिस विंसेंट को अरेस्ट करके ले जाती है, लेकिन अभी तक पुलिस को ये पता नहीं चला था कि आखिर रेखा कौन थी, वो कहाँ से आई थी और उसके घर वाले कहाँ थे। अब इस मामले में विवेक अपनी गर्लफ्रेंड की मदद लेता है, जो एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करती है। वो अब रेखा की फोटो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छापते हैं और कहते हैं कि अगर किसी को इसके बारे में कुछ भी पता है तो वो दिए गए नंबर पर कॉल करके बता सकता है। फिर अगले ही दिन मलयालम इंडस्ट्री का जाना माना एक्टर जगदीश विवेक की गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और कहता है कि मुझे रेखा के बारे में कुछ बताना है। इसके बाद विवेक फौरन एक्टर जगदीश से मिलने जाता है, जहां वो बताता है कि जब मेरी पहली मूवी रिलीज हुई थी तो मेरी एक फैन ने मुझे एक लेटर लिखा था, और ये मेरे साथ पहली बार हुआ था कि किसी फैन ने मुझे कोई लेटर लिखा हो, इसलिए मैंने उस लेटर को आज तक संभाल कर रखा है। आगे वो बताता है कि उस लेटर को किसी और ने नहीं बल्कि रेखा नाम की किसी लड़की ने भेजा था और मैंने भी उसका रिप्लाई किया था। फिर बीच बीच में वो मुझे चिट्ठी लिखा करती थी और कहती थी कि वो भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, लेकिन सन 1985 के बाद अचानक उसने मुझे चिट्ठी भेजना बंद कर दिया। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ये वही रेखा तो नहीं जिसे आप ढूंढ रहे हो। इस तरह जगदीश विवेक को उसका एड्रेस दे देता है, जिसके बाद विवेक को पता चलता है कि रेखा असल में कन्याकुमारी की रहने वाली थी। अब विवेक जब उस एड्रेस पर पहुंचता है तो वहां पर उसकी मुलाकात रेखा की छोटी बहन से होती है, जो विवेक को बताती है कि दीदी को हमेशा से एक्ट्रेस बनना था और वो ममोती की बहुत बड़ी फैन थी। फिर एक दिन एक्टर जगदीश ने जो चिट्ठी दीदी के लिए भेजी थी वो पापा के हाथ लग गई, जिसके बाद पापा ने दीदी को बहुत डांटा था और उसी रात घर छोड़कर वो कहीं चली गई, जिसके बाद वो आज तक वापस नहीं लौटी। जाते वक्त वो मेरी उन पायलों को पहनकर गई थी जो मैंने उनको गिफ्ट किए थे। अब ये सुनकर विवेक को बहुत दुख होता है कि वो अब उसे रेखा के बारे में कैसे बताए, लेकिन जैसे तैसे वो उसे अब रेखा की फोटो दिखाकर कहता है कि अब आपकी बहन इस दुनिया में नहीं है, और ऐसा कहते हुए वो रेखा की पायल को भी उसे दे देता है, जिसे देखकर वो बहुत रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि रेखा के स्केलेटन को आखिर में कन्याकुमारी में लाकर दफना दिया जाता है, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप नए हैं
हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।